नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर वापस से स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा काफ़ी जो गैप है वो आ गया था, हम कह सकते हैं कि कारण था कि दिवाली का जो वेकेशन था वो था, उसके कारण से घर पे गए हुए थे। और अब जो है आपकी रेगुलर जो क्लासेस है वो रहेगी। इसके साथ में आपकी जो MCQ है उसके ऊपर डेली अपन फोकस करेंगे। साथ साथ में आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और पहले आज अपन एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो भी आप लोगों की प्लानिंग है कि अभी जो RPS स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024-25 है जारी कर दी गई है नोटिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट है जिनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट को अपन जैसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे इनको। तो पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने की संभावना रहेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जब भी RPSC कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है उसके लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम तो आपको देती ही देती है। वैसे माना जाता है कि 45 दिन से पहले तो एग्ज़ाम होती ही नहीं है, 1.5 महीने के पहले तो, लेकिन फिर भी RPSC का है कि 3 महीने का टाइम आपको फिक्स देती है। तो यहाँ से अपन दिसंबर से लेके भी चलें, जनवरी फरवरी मार्च भी लेके चले तो मार्च तक तो वैसे भी आपका कॉमन है। उसके बाद में लगभग एग्ज़ाम की डेट यदि पॉसिबल हुई तो जुलाई अगस्त 2025, ये है मिनिमम। ठीक है ना, ये टाइम क्या है, ये मिनिमम टाइम है कि यहाँ तक आपको एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। लेकिन यदि आप इसी को मैक्सिमम अगर आप लेके चलो कि मैक्सिमम कब तक एग्ज़ाम हो सकती है, तब आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर 2025 ये मैक्सिमम टाइम है। इस टाइम तक आपकी एग्ज़ाम है वो करवा दी जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। इसका मतलब अभी भी अगर अपन देखें तो लगभग आपके पास में, जैसे मान लो अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर पूरा है आपके पास में और 8-7 महीने यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो लगभग एवरेज अगर अपन लेके चले तो आपके पास में अभी कितने मंथ बचेंगे, 8 मंथ से लेकर 10 मंथ, मतलब 8 से लेकर 10 महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास में अभी भी शेष है। और इतना टाइम पीरियड है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने पहली बात तो यही है कि जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट है। और हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि फुली डेडिकेशन के साथ में यदि अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी भी उन्होंने सिलेबस उठाया है और रेगुलर अगर वो स्टडी करते हैं, और आपको पता है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतनी बड़ी पोस्ट है और उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, सिलेबस भी ज़्यादा रहेगा, लेवल भी अच्छा आएगा, तो कंपटीशन ज़्यादा है। अगर उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए यदि कोई कैंडिडेट सीरियस होकर यदि रेगुलर स्टडी करोगे तो अभी भी पॉसिबल है कि वो आराम से 8 से 10 जो महीने हैं उसमें आप अपनी प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन, एक सीट अपनी रिजर्व कर सकते हो आप। तो ये टाइम पीरियड है, काफ़ी टाइम पीरियड इतना है कि आप आराम से इसमें मैनेज कर सकते हो। अगला अगर अपन देखेंगे कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो रहता है कि भाई क्या पद बढ़ सकते हैं। अपन बात करते हैं कॉमन, जैसे अपन बायोलॉजी की बात करें यहाँ पर, तो बायोलॉजी की केवल 67 पद हैं। और लास्ट में जो वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर, उसके अंदर जो पद थे 162 पद थे, उसके कंपेयर काफ़ी कम पद है ये, ठीक है ना। लेकिन वही है, जब यही वैकेंसी 2014, 15, 16 वाली जो थी उसमें आए थे तो उससे भी ज़्यादा पद थे, तो उसमें से डिक्रीज हुए हैं, उससे कम इसमें हुए हैं और इससे कम इसमें हुए हैं। तो ये तो देखो कर्म है कि चलते रहेगा और धीरे धीरे वैकेंसी की संख्या कम की जा रही है। दूसरी चीज़ इसमें संभावना रहेगी कि जैसे DPC होगी, DPC होने के बाद में 3rd ग्रेड के जो कैंडिडेट हैं वो 2nd ग्रेड में जाएंगे, 2nd ग्रेड के जो कैंडिडेट है वो व्याख्याता बनेंगे, लेकिन कुछ व्याख्याता जो हैं उनमें से जाएंगे वो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद में वापस से पद जो है वो क्या होंगे, रिक्त होंगे। तो जब पद जो है वो रिक्त होने के बाद में पॉसिबिलिटी रहेगी तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पद जो है वो मे भी पॉसिबल कि बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी संभावना नहीं रहेगी। इसमें ये मान सकते हो कि 67 है, तो यहाँ से यदि पद आप अभी भी अगर अपन एक उम्मीद करें
तो लगभग अपन कह सकते हैं कि भाई ये कितने तक बढ़ सकते हैं, केवल 100 पद तक मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, उनका एक एजेंडा होता है कि वो चाहते क्या हैं कि कैंडिडेट को कैसे भी करके अपने जो 5 साल का जो टाइम पीरियड है उनका सरकार का, उसमें चाहते हैं कि वो उनको बिजी रखे, उनका बिजी शेड्यूल रखे। उसके कारण से जैसे इसकी वैकेंसी है, यहाँ पे अभी कितनी वैकेंसी निकली है, 2202 जो पद है वो जारी किए गए हैं। इसका मतलब अगर ये सरकार जाते जाते 5 साल बाद, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे, लगभग 3000 से 4000 के पद हैं वो क्या कर देंगे, वापस से जारी कर देंगे। इसका मतलब इसी वैकेंसी को 5000 ना करके 2 पार्ट में डिवाइड करके वापस से अगेन से इसको जारी कर देंगे, वो भी बेटर है। लेकिन अब सवाल है कि पद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन बढ़ेंगे तो भी इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लगभग 100 के आसपास रहेंगे। अपने ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद नहीं करनी है। आपने को सिर्फ आपको, जैसे कई कैंडिडेट आप लोग कमेंट करते हो, पॉजिटिव वे के अंदर कमेंट करते हो कि हमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, 1 पद की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में किया गया कमेंट है। अपने कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट ये सोच सकता है कि सर मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए, मैं अपनी 1 सीट के लिए अपनी फाइट है, अपनी कंपटीशन है वो कर रहा हूँ, और रियल भी फैक्ट यही है कि भाई आपको तो 1 सीट चाहिए। सभी कैंडिडेट हैं रेस में दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद में जीतेगा वही जो जिसने ज़्यादा एफर्ट किए हैं। तो डिपेंड करता है, काफ़ी स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स करते हो इस प्रकार के कि सर आपकी जो बुक है पीजी लेवल की वो अगर हम पढ़ें, यूजी लेवल की आने वाली बुक है वो हम पढ़ें, तो क्या हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना क्या? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी एक बुक को पढ़कर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या है, आपकी रेस है, ये क्या है, रेस है, एक दौड़ है, ठीक है ना। ये क्या दौड़ है, इसमें जो फास्ट दौड़ेगा वो जीतेगा। बुक सभी कैंडिडेट पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप क्या हो, सबके इक्वल हो। अगर बुक होता कि कोई कैंडिडेट एक कैंडिडेट पढ़ता तो उसको मिल जाती, लेकिन यहाँ पे क्या, बुक सभी पढ़ रहे हैं, सभी बुक पढ़ेंगे तो सभी वापस लेवल बराबर आ जाएगा। अब उसमें डिपेंड करता है कि अब आगे आप जो एफर्ट है वो कौन करेगा। जो जितना ज़्यादा एफर्ट करेगा, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करेगा, जितनी ज़्यादा प्रीवियस पेपर एनालिसिस करेगा, जितना ज़्यादा सिलेबस एनालिसिस करेगा, प्रत्येक टॉपिक को वो एनालिसिस करेगा, कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिपेंड करेगा, और वही वो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन होगा, और वही कैंडिडेट हमेशा जीतेगा। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, तो ये अपन बात कर चुके हैं। ये टाइम जो है वो 8 से 10 महीने के आसपास में जो टाइम पीरियड है वो आपके परफेक्ट आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए, इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। किस विषय को ज़्यादा मजबूत करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, या कोई भी ऐसे स्ट्रीम से हैं जहाँ पे आपने आज तक जीके नहीं पढ़ा है। अपन ने जैसे अपन अपनी बात करते हैं, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि भाई आज तक अपने जो जीके सब्जेक्ट है वो क्या है, अपना थोड़ा सा डाउन रहता है, थोड़ा सा क्या पूरा डाउन रहता है, क्योंकि अपन ने कभी जीके पढ़ा ही नहीं है। जीके की तैयारी अपन ने नहीं की है, अपने को पता ही नहीं है पॉलिटी क्या है, जियोग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, कला संस्कृति क्या क्या है, उनमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, सभ्यताएं क्या हैं, वो चीज़ें, नदी नाले क्या हैं, वो चीज़ें नहीं पता है अपने को। तो कॉमन चीज़ें हैं कि अपने लिए तो जीके का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक टाइम टेबल जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको पर डे के अंदर कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जिसकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, देखो मैं आपको अभी भी क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन किसका होता है, जिस कैंडिडेट की जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रहे हो, यदि आपकी सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों में आपको क्या करना है, 40-40% जो है वो मिनिमम आपको लेके आने हैं। इसमें भी 40% होने चाहिए और इसमें भी क्या होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। इसका मतलब किसी भी पेपर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों पेपर को आपको इक्वल लेके चलना है। लेकिन हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो वेटेज है वो आपका सब्जेक्ट का ज़्यादा रहता है, इसके अंदर ये ज़्यादा पोर्शन रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल आपका मैनेज ऐसे हो कि भाई आपको, देखो मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है
कि जब आरपीएससी में गया था, मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी गया था, कॉलेज लेक्चर में भी गया था, हालांकि मैं इंटरव्यू में रह गया था लास्ट बार, तो वहाँ भी गया था। तो इस बार भी मैंने दे रखी है एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उस चीज़ में सबसे पहला प्लानिंग मैं करता हूँ कि इस यूनिट, इस पोर्शन में इतना नंबर का पार्ट है, इस नंबर में से कौन सी टॉपिक अपनी स्ट्रॉन्ग है, उन टॉपिकों के साथ साथ कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे नहीं आता है, उनको मैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। उनके जितने भी एमसीक्यू है जहाँ भी मुझे मिलते हैं, चाहे वो जीके के हो चाहे वो सब्जेक्ट के हो, उनको अपन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक प्री प्लानिंग, एक चार्ट प्रिपेयर करता हूँ कि यदि मैं इतने क्वेश्चन इसमें से करता हूँ, ठीक है ना, इसमें से जैसे इतने क्वेश्चन किए, इसमें से अपने नेगेटिव इतने गए, तो मेरे पास कितने प्लस में रहेंगे। दूसरा पेपर में अपन देखेंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन किए, उसमें से कितने माइनस में जाएंगे और लास्ट में प्लस में कितने मार्क्स रहते हैं। क्या जोड़ने के बाद लास्ट जो कट ऑफ है उससे क्या मेरे 30 से 40 नंबर अधिक आएंगे, ये मेरी कैलकुलेशन परफेक्ट रहती है। मैं हमेशा जो लास्ट कट ऑफ रहती है उससे अपन इतनी कट ऑफ लेके आगे चलते हैं, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, पेपर को है वो अटेम्प्टिंग देनी पड़ती है। क्योंकि बिना प्लानिंग, देखो मेहनत है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेहनत सभी कैंडिडेट करेंगे, सभी अच्छे से करेंगे, जी जान से करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी जो एनालिसिस कैपेसिटी है वो कितनी है, वो किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहा है, किस चीज़ से उसकी कैलकुलेशन है उसकी, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी कैंडिडेट ने परफेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है, पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पे उसको अगर ये पता है कि मेरी कैलकुलेशन ये है, मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इतने अगर नेगेटिव निकलेंगे तो भी मेरे इतने बचने चाहिए, और इसमें इतने बचने चाहिए, और टोटल मिलके इतने नेगेटिव होने के बाद मेरे पास इतने मार्क्स आने चाहिए, तब जाके ऐसे होती है परफेक्ट कैलकुलेशन कि मेरा सिलेक्शन संभावना मैक्सिमम चांस रहेगी कि वो सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हो कि कंप्लीट जीके पढ़ लिया आपने, कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन आपने कैलकुलेशन नहीं की है, ये कैलकुलेशन आपको पहले करनी जरूरी है। तैयारी के साथ साथ में ये कैलकुलेशन ज़रूर अपने पास में, अपने जो बोर्ड है जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ आपकी वॉल है, दीवार है, वहाँ पर आपको परफेक्ट कैलकुलेशन ज़रूर लगानी है, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि मेरे जीके में इतने क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इतने मार्क्स तो मेरे बनने ही बनने चाहिए, इतने मेरे नेगेटिव हैं तो भी मेरे इतने बनने चाहिए। अगर मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं इंग्लिश में खींचूंगा, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं जीके में खींचूंगा, मतलब हिस्ट्री में लेके आऊँगा। तो ये आपको मैनेज करना है कि भाई हिस्ट्री में कितने मार्क्स आने चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट में से कितने आने चाहिए, मेरे साइकोलॉजी में से मेरे कितने आने चाहिए, सब्जेक्ट में से मेरे नेगेटिव काट के मेरे कितने आने चाहिए, जियोग्राफी में 5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में 5 आते हैं, तो क्या 5 में से मैं 4 कर पाऊँगा। 3 मिनिमम आप कैलकुलेट करो। जैसे हिंदी है, हिंदी में से 3 कैलकुलेट करो कि भाई मैं 5 में से 3 तो कर ही आऊँगा। इंग्लिश में करोगे तो भी 5 में से 3 कर दूंगा या 4 कर दूंगा, अपनी अपनी एबिलिटी है वो, ठीक है ना। मेरी एबिलिटी अलग है, आपकी एबिलिटी अलग है। हो सकता है किसी का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पावर हो, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपको। तो यहाँ से आपको मैनेज करना है कि दोनों को आपको ऐसे लेके चलना है, डेली का टाइम टेबल, कि आपको 40% इसमें 40% इसमें आने ही आने हैं। सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे रखना भी। सब्जेक्ट को अच्छा रखने का मतलब है कि आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कई कैंडिडेट कहते हैं सर डीप लगती है एनसीईआरटी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसमें दे रखी है। भाई एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर रिपीट होती है, इसलिए एनसीईआरटी को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है अपने को। बायोलॉजी में तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आती है एग्जाम के अंदर। आपको 50 से 60 जो मार्क्स है, प्रतिशत, ये मान लो आप कि प्रतिशत कितना, 50 से 60% केवल एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इसको तो आप कभी नेगलेक्ट करना ही नहीं है अपने को। तो ये इसकी प्लानिंग आप परफेक्ट रूप से कर सकते हो। तो एक छोटी सी एक वीडियो था जो मैंने आपके साथ में कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस किए हैं, कि ताकि आप लोगों के साथ में एक नई एनर्जी के साथ में आपको एक अनुभव, एक नया मतलब आपको एक पाथवे मिले, ताकि आप जो भी एनर्जी डाउन लेके बैठे हैं वो अपनी हाई एनर्जी के साथ में और एक्साइट स्टेट में रहकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें, डेली टाइम मैनेजमेंट कर सकें, रेगुलर अपनी स्टडी कर सकें। वो सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए छोटी सी क्लास थी अपनी, यहीं कंप्लीट होती है। कल से अपनी रेगुलर क्लास रहेगी अपनी MCQ की और अपने जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके लिए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।